प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और दिए गए कार्य को सही प्रकार से पूर्ण कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 10 मीठी सारंगी इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और यह जाना कि सारंगी क्या होती है, सारंगी को बजाने पर उसमें से कैसी आवाज़ निकलती है, इस पाठ का नाम मीठी सारंगी क्यों रखा गया है, क्योंकि सारंगी में से जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वह सुनने में बहुत मीठी लगती है। इसीलिए इस पाठ का नाम मीठी सारंगी रखा गया है। और हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार भोला ने अपनी मूर्खता से सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि जिस प्रकार मिठाई खाने में मीठी लगती है, उसी प्रकार सारंगी भी मीठी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सारंगी की जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, वह मीठी होती है, जो कानों को सुनने में मीठी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ मीठी का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, आवाज़ को सुनकर खुशी मिलना, आवाज़ सुनकर उस आवाज़ को अच्छा महसूस करना, उस आवाज़ को यहाँ क्या कहा गया है? मीठा। जैसे कोयल की आवाज़ कैसी लगती है सुनने में? मीठी लगती है। ऐसे ही इस पाठ में सारंगी के बारे में बताया गया है कि सारंगी की आवाज़ कैसी होती है? मीठी होती है। तो चलिए इस पाठ से संबंधित हम अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी। बच्चों, यह हमारी हिंदी की किताब पाठ 10 मीठी सारंगी का पेज नंबर 59 है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, सारंगी की मिठास। क्या लिखा गया है? सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर आपको राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर 3 बातें दी गई हैं। सही बात कौन सी है, यह हम पढ़कर जानेंगे। पहला दिया गया है, सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी चखने पर मीठी थी। दूसरा क्या वाक्य दिया गया है? सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। और तीसरा वाक्य क्या दिया गया है? सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थीं। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है? सारंगी, गांव वाले कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब हुआ कि सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। तो आप किस पर राइट का निशान लगाएंगे? यहाँ। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। ठीक है? अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब समझ में आ गया ना आपको कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे? क्योंकि सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। इसीलिए गांव वाले सारंगी को मीठी कहते थे। अब यहाँ वाक्य दिया गया है, अब बताओ
कड़वी बात का क्या मतलब होगा? कड़वी बात का क्या मतलब होगा? क्या कड़वी बात का मतलब यह होता है कि जब हम उस बात को चखेंगे तब हमें वह कड़वी लगेगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे कि उसे दुख पहुंचे, किसी की बात ऐसी बात सुनकर किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे, दुख महसूस हो, तो वह बात उसके लिए कैसी बात हो गई? कड़वी बात। ठीक है? जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे कि जिससे सुनकर दुख पहुंचे, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? कि वह बात कड़वी है। और कोई ऐसी बात कह दे कि सुनकर खुशी हो, तो वो बात कैसी हो गई? मीठी बात, है ना? तो कड़वी बात का मतलब क्या हुआ? कि जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे कि उसे सुनकर दुख पहुंचे, तो वह बात कड़वी हो गई। तो उस बात को हम कड़वी बात कहेंगे। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कहानी से। ये सभी प्रश्न हम अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। ठीक है? भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? तीसरा प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम किताब में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? खोल। खोल का क्या अर्थ होता है? खोल का अर्थ होता है कवर। जैसे आप अपनी बुक्स को कवर करते हैं, बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाते हैं। बुक्स के ऊपर कवर क्यों चढ़ाते हैं आप? ताकि आपकी बुक ठीक प्रकार रहें, फटे ना, गंदी ना हो, इसीलिए आप अपनी बुक्स को कवर करके रखते हैं, है ना? तो सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। मतलब उसने सारंगी को कवर किया, उस पर खोल चढ़ाया और उसको अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? क्यों चढ़ाया होगा? जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी बुक्स के ऊपर कवर क्यों चढ़ाते हैं, खोल क्यों चढ़ाते हैं? जिससे कि आपकी किताबें गंदी ना हो, जिससे आपकी किताबों पर धूल ना जमे, जिससे आपकी किताबें फटे ना, साफ सुथरी रहें, इसीलिए हम या आप अपनी किताबों के ऊपर कवर चढ़ाते हैं। वैसे ही सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को गंदगी से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए, है ना, टूटने फूटने से बचाने के लिए उसके ऊपर खोल चढ़ाया। खोल का अर्थ आप समझ गए ना? खोल का अर्थ क्या होता है? कवर चढ़ाना। ठीक है? तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया ताकि वह अपनी सारंगी को गंदगी से बचा सके, धूल मिट्टी से बचा सके, टूटने फूटने से बचा सके। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है। ठीक है? और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जा सकता है? बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम खोल चढ़ा सकते हैं, जिन्हें हम कवर कर सकते हैं। जैसे आपकी किताबें हो गई, जैसे तकिया, रज़ाई, गद्दे, सोफ़े, तबला, गिटार, है ना? इन सभी चीज़ों पर हम खोल चढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पर प्रश्न दिया गया है, गाओ बजाओ। गाओ बजाओ।
ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल की जाती हैं? सारंगी को हम बजाने में इस्तेमाल करते हैं, ढोलक को बजाने में इस्तेमाल करते हैं, एक तारा भी बजाने के लिए इस्तेमाल होता है, तबला भी बजाने के लिए इस्तेमाल होता है, बांसुरी भी बजाने के लिए इस्तेमाल होती है, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये सभी क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल हम बजाने के लिए करते हैं। संगीत में बजाने के लिए इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है? ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं। अर्थात किसी किसी यंत्र में तार होते हैं। हम जब उन तारों को हाथ लगाते हैं तभी उनमें से आवाज़ आती है। और कुछ हाथ से थाप देकर, कुछ ऐसे यंत्र दिए हैं जिनमें थाप लगाई जाती है, हाथ से थाप लगाई जाती है। तो आपको क्या करना है? इनके नाम सही जगह पर लिखने हैं। तो यहाँ आपको उन यंत्रों के नाम लिखने हैं जिन्हें हम तार छेड़कर बजाते हैं। यहाँ आपको उन यंत्रों के नाम लिखने हैं जिनमें हम थाप देकर बजाते हैं। और यहाँ आपको उन यंत्रों के नाम लिखने हैं जिनमें ना तो थाप दी जाती है और ना ही उनमें तार होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखते हैं तार वाले यंत्र। तो तार वाले कौन कौन से यंत्र हो सकते हैं? तार वाले यंत्रों में हो सकता है एक तारा, दूसरा हो सकता है सितार, सारंगी और गिटार। ये चार यंत्र ऐसे हैं जिनमें हम तार छेड़कर इनमें से ध्वनि निकाल सकते हैं। सारंगी, एक तारा, सितार और गिटार, ये यंत्र ऐसे हैं जिन यंत्रों में या ये बाजे ऐसे हैं जिनके हम तार छेड़कर इनमें से ध्वनि निकाल सकते हैं। इन्हें तार के द्वारा ही बजाया जा सकता है। अगर इनकी तार टूट जाती है तो इनमें से ध्वनि ठीक प्रकार नहीं निकलती है। इसीलिए इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत तरीके के साथ इन्हें बजाया जाता है। दूसरे यंत्र दिए गए हैं थाप वाले यंत्र। कौन से यंत्र दिए गए हैं? थाप वाले यंत्र, जिनमें हम थाप देंगे वे तभी बजेंगे। तो ऐसे कौन से यंत्र हैं जिनमें हम थाप देकर उन्हें बजाते हैं? तो पहला है तबला, ठीक है, और ढोलक, और क्या हो सकता है? डफली। ठीक है, तो ये यंत्र ऐसे हैं या ये बाजे ऐसे हैं जिनमें थाप देकर इन्हें बजाया जाता है। हाथ से थाप देकर इन्हें बजाया जाता है। ढोलक, तबला, डफली। तो आप यहाँ लिखेंगे ढोलक, तबला और डफली, क्योंकि केवल 3 ही यंत्र दिए गए हैं, इसलिए हम 3 लिखेंगे और यहाँ खाली छोड़ देंगे, डैश लगा देंगे। अगला है, अब यहाँ पर उन यंत्रों को लिखेंगे जिन यंत्रों में आप ना तो तारों का इस्तेमाल करते हैं और ना ही थाप का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से यंत्र हैं? उन यंत्रों को आप यहाँ लिखेंगे, जैसे कि बांसुरी। बांसुरी में ना तो तार होता है और ना ही आप बांसुरी को थाप देकर बजाते हैं। बांसुरी को मुंह के द्वारा बजाया जाता है, मुंह में रखकर उसमें से सुर निकाले जाते हैं। दूसरा क्या हुआ? हारमोनियम। हारमोनियम भी ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें ना तो थाप का इस्तेमाल होता है और ना ही इसमें तार होती है। ठीक है, और कौन सा यंत्र है? शहनाई। शहनाई भी ऐसा यंत्र है जिसमें ना तो थाप दी जाती है और ना ही इसमें तार होता है। तो
3 यंत्र आप यहाँ लिखेंगे जिनमें थाप नहीं दी जाती और जिसमें तार नहीं होता। थाप वाले यंत्र आप यहाँ लिखेंगे। जिन यंत्रों में थाप दी जाती है उन यंत्रों को आप यहाँ लिखेंगे और जिन यंत्रों में तार होते हैं उन यंत्रों को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों कॉलम्स में, इन तीनों भागों में आपको अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र लिखने हैं। पहले में लिखेंगे आप जहाँ जिन यंत्रों में तार होती है, दूसरे में लिखेंगे जिन यंत्रों में आप थाप देकर उनमें से ध्वनि निकालते हैं, और तीसरा क्या हुआ, जिन यंत्रों में ना तो तार होता है और ना ही थाप दी जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसके उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखें। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। जो ये सभी बाजे दिए गए हैं, इन सभी बाजों को जगह जगह बजाया जाता है, अलग अलग जगह बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है, जैसे रेलगाड़ी या बस में। जब हम रेलगाड़ी में होते हैं या बस में होते हैं तो हमने कई लोगों को देखा है कि वहाँ पर कौन कौन से यंत्र बजाए जा सकते हैं। रेलगाड़ी में और बस में कौन कौन से यंत्र बजाए जा सकते हैं। रेलगाड़ी में हम कौन कौन से यंत्र बजा सकते हैं, जैसे कि एकतारा। इस यंत्र को हम रेलगाड़ी में बजा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, बांसुरी। बांसुरी यंत्र को भी रेलगाड़ी में बजाया जा सकता है। और किसे बजाया जा सकता है, डफली को। डफली को भी रेलगाड़ी में या बस में बजाया जा सकता है, क्योंकि ये छोटे यंत्र हैं। तो इन यंत्रों को रेलगाड़ी में या बस में बजाया जा सकता है। दूसरा है घर पर या किसी अवसर पर। दूसरे कौन से यंत्र आए हैं, ऐसे कौन से वाद्य यंत्र हैं जिन्हें घर पर या किसी अवसर पर बजाया जा सकता है। तो घर पर हम क्या क्या बजा सकते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, जैसे कि ढोलक हो गया। ढोलक को भी घर पर बजाया जा सकता है ना। और शहनाई, शहनाई को भी घर पर बजाया जा सकता है। और हारमोनियम। इन यंत्रों को घर पर या कोई अवसर होता है उनमें हम इन यंत्रों को बजा सकते हैं। ठीक है, अगला हो गया भजन कीर्तन में। भजन कीर्तन में हम कौन से यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भजन कीर्तन में हम किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भजन में हम बांसुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और हारमोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ढोलक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भजन में। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सितार। सितार का इस्तेमाल भी हम भजन में कर सकते हैं। तो हम भजन तथा कीर्तन में किन किन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढोलक, बांसुरी, डफली, सितार, हारमोनियम। इन सभी का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, भजन तथा कीर्तन में। अगला क्या है, अगला है स्कूल में या किसी अवसर पर। स्कूल में कोई फंक्शन होता है या स्कूल में आप डेली प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम किन किन वाद्य यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो किन किन वाद्य यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सितार। सितार का इस्तेमाल हम स्कूल में कर सकते हैं। और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गिटार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तबला और ढोलक, डफली, बांसुरी और हारमोनियम। इन सभी वाद्य यंत्रों का उपयोग हम स्कूल में या स्कूल में कोई फंक्शन होता है उसमें कर सकते हैं, है ना? तो आप सभी को ये सभी यंत्रों के नाम, इन सभी यंत्रों के नाम इन्हीं के सामने यहाँ लिखने हैं। जैसे स्कूल में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ढोलक, तो यहाँ आप लिखेंगे ढोलक, ढोलक। और क्या लिख सकते हैं? जिन जिन यंत्रों पर मैंने निशान लगाया है, जिन पर राइट का निशान लगाया है, उन उन यंत्रों को आप यहाँ लिखेंगे। स्कूल में किन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? भजन तथा कीर्तन में किन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? घर पर या किसी अवसर पर आप किन किन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? रेलगाड़ी या बस में आप किन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्हीं यंत्रों में से आपको लिखना है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चटखारे। चटखारे का क्या अर्थ हुआ? कोई चीज अच्छी सी, चटपटी सी, चटकारे लेकर खाना, मुंह में पानी आना, है ना? तो इस कहानी में मिठास की बात है। आपने जो कहानी पढ़ी है मीठी सारंगी, इसमें किसकी बात की गई है? मिठास की। खट्टी चीजों की नहीं की गई है, नमकीन चीजों की भी नहीं की गई है। किस चीज की बात की गई है? मिठास, है ना? तो तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। किसी बच्चे को कुछ पसंद होता है, किसी बच्चे को कुछ पसंद होता है। तो यहाँ आपको लिखना है, आप किताब में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है कि आपको कौन सी मीठी चीज़ें पसंद हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है, कुछ बच्चों को टॉफ़ी पसंद होती है, किसी को आइसक्रीम पसंद होती है, किसी को हलवा पसंद होता है, किसी को जलेबी पसंद होती है। ये सभी चीज़ें मीठी हैं। तो आपको कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। तो ये आपके लिए स्वयं करने के लिए है कि आप इसे स्वयं अपने ही आप लिखेंगे कि आपको कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद हैं। मीठी चीज़ों के नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मीठी नहीं होती हैं। सारी चीज़ें मीठी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें नमकीन होती हैं, कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं, कुछ चटपटी होती हैं, कुछ तीखी होती हैं, है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मीठे के अलावा उनका और क्या-क्या स्वाद होता है? मीठे के अलावा और क्या-क्या स्वाद होता है? जैसे खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन, चटपटा, है ना? ये सभी अलग-अलग स्वाद हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें दी गई हैं। इन चीज़ों को आपको स्वाद के अनुसार लिखना है। यहाँ 3 ग्रुप दिए गए हैं, 3 भाग दिए गए हैं। एक पहला भाग ये है, दूसरे भाग और तीसरा भाग। तीनों भाग में आपको यहाँ से छांट कर अलग-अलग चीज़ें लिखनी हैं। जैसे इसमें से खट्टी चीज़ें कौन सी हैं, चटपटी चीज़ें कौन सी हैं, मीठी चीज़ें कौन सी हैं, इन सभी चीज़ों को छांट कर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे खट्टी चीज़ें।
यहाँ पर लिखेंगे हम खट्टी चीज़ें। तो खट्टी चीज़ों में क्या क्या हो सकता है? आम, आम खट्टा होता है। और क्या होता है खट्टा? जलजीरा, जलजीरा भी खट्टा होता है। मुंह में पानी आ रहा है। और क्या होता है खट्टा? नींबू, है ना। और खट्टा क्या होता है? आंवला। ये सभी चीजें कैसी हैं? खट्टी। तो इन चीजों को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आम, जलजीरा, नींबू और आंवला, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं, कौन सी चीजें लिखेंगे दूसरे कॉलम में? कड़वी, नमकीन, ठीक है। दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम कुछ नमकीन और कड़वी चीजें। तो नमकीन चीजों में क्या हो सकता है? मिर्च का अचार, चटपटा। नमकीन और चटपटा, तो हम यहाँ लिखेंगे मिर्च का अचार। और क्या हो सकता है इसमें? नमक, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? मिर्च का अचार, नमक। और क्या होता है? कड़वे, कड़वे, थोड़े से कड़वेपन में करेला, हम यहाँ लिख सकते हैं करेला। और अदरक, अदरक का स्वाद भी बहुत ही जीभ में जलन मचाने वाला होता है, बहुत तीखा होता है। जैसे मिर्च का अचार तीखा होता है ना, ऐसे ही अदरक भी तीखी होती है। तो हमने तीखी और नमकीन चीजें बीच वाले कॉलम में लिखी हैं। अब कौन सी चीजें बच गई हैं? अब बची हैं मीठी चीजें। हमारे पास 3 तरह की चीजें थी, खट्टी, नमकीन और चटपटी, और मीठी चीजें। तो मीठी चीजों में हम क्या क्या लिख सकते हैं? मीठी चीजों में हम लिखेंगे शहद, मीठा होता है। चीनी मीठी होती है। दूध मीठा होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम यहाँ लिखेंगे, मीठी चीजें। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिखी? खट्टी चीजें। खट्टी चीजें कौन कौन सी थी? आम, जलजीरा, आंवला और नींबू। ये 4 चीजें हमने पहले कॉलम में लिखी, पहले भाग में। दूसरे भाग में हमने नमकीन और चटपटी चीजें लिखी, जैसे मिर्च का अचार, नमक, करेला, अदरक। और तीसरे कॉलम में हमने मीठी चीजें लिखी। मीठी चीजों में क्या आई? क्या आया? शहद, चीनी और दूध, ठीक है। इस तरह से हम इन खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से अलग अलग भाग में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। अगर यहाँ चीजें कम हैं, जैसे मीठी चीजें केवल 3 ही दी गई हैं, 1, 2 और 3, यहाँ केवल 3 मीठी चीजें हैं। और अगर जगह बची है तो आप अपने मन से भी जोड़कर यहाँ किसी मीठी चीज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। क्या शब्द दिए गए हैं? बांसुरी। क्या शब्द दिया गया है? बांसुरी। अगला क्या शब्द है? बंसी, हंस, हंस, ठीक है। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। तो इनको बोलने में आवाज में कुछ अंतर महसूस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? केवल चंद्रबिंदु और अनुस्वार की वजह से। कुछ शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है और कुछ शब्दों के ऊपर केवल अंक की मात्रा लगी हुई है। तो इस चंद्रबिंदु से और अंक की मात्रा से ही शब्द को बोलने में उसका अंतर हो जाता है। जैसे हमने बांसुरी बोला, ठीक है, और उसके बाद बंसी बोला, तो थोड़ा अंतर हो गया केवल इस चंद्रबिंदु से और किससे? अंक की मात्रा से। तो इन मात्राओं के द्वारा, अगर हम इन मात्राओं का सही उपयोग नहीं करेंगे
तो हमारी शब्द में गलती हो सकती है। इसीलिए मात्राओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए हिंदी में। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करना है और अंक की मात्रा का इस्तेमाल करना है। इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा का इस्तेमाल आपको नीचे दिए गए शब्दों में करना है। तो पहला शब्द दिया गया है चाँद और दूसरा है चदन। अगर हम इनमें मात्राओं का इस्तेमाल, चंद्र बिंदु और अनुस्वार का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो हमारा शब्द गलत हो सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर मात्राओं का इस्तेमाल करना है। ये भी मात्राएं होती हैं, चंद्र बिंदु की मात्रा और अंक की मात्रा। ठीक है, तो पहला शब्द है चाँद और दूसरा है चंदन। तो चाँद, चाँद में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, चंद्र बिंदु या अनुस्वार या अंक की मात्रा? हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। चाँद में चंद्र बिंदु और चंदन में अंक की मात्रा। ठीक है, दूसरा शब्द है मंगलवार और मांगना। मंगलवार में अनुस्वार आएगा और मांगना में चंद्र बिंदु। सुंदर, सुंदर में अंक की मात्रा और अंधा में चंद्र बिंदु। ऐसे ही दूसरी तरफ शब्द दिए गए हैं झांसी और झंझट। झांसी में हमें चंद्र बिंदु लगाना है, झंझट में हमें अनुस्वार लगाना है। कंकड़, कंकड़ कैसे लिखेंगे, चंद्र बिंदु के साथ या अंक की मात्रा के साथ? कंकड़ में अंक की मात्रा आएगी और कांपना में चंद्र बिंदु आएगा। अगला शब्द है अंधा और उसके आगे लिखा है आंधी। अंधा में अंक की मात्रा और आंधी में चंद्र बिंदु। तो हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। मात्रा हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर मात्राएं गलत हो गई तो हमारा शब्द गलत हो सकता है। तो लिखते समय आपको अपने लेख का, अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ मात्राओं का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपका किताब का अभ्यास समाप्त हुआ। आपको बोलकर लिखना है और बहुत ही सफाई के साथ लिखना है। साईं राम, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।